Hello guys, welcome to our channel Engineer Being. Today I'm going to cover the most important questions of module 5 of our constitution. Guys, इससे पहले मैंने मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं. सो गाइस डू वॉच दोस वीडियो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो बढ़ते हैं विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या टाइप्स हैं बिजनेस ओनरशिप के, या फिर पूछ लेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या टाइप्स हैं. तो आपको पता होना चाहिए. तो तीन टाइप के बिजनेस ओनरशिप्स हैं. क्या क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन. देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? सोल का मतलब होता है ओनली, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर. ओनली, और यहाँ पे प्रोप्राइटर का मीनिंग होता है ओनर. यानी कि बिजनेस का एक ही ओनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में. यही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है सारे प्रॉफिट्स के लिए, सारे लॉसेस के लिए. तो ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप. अब इसके क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं? पहला बेनिफिट तो ये कि क्योंकि एक ही पर्सन ओनर है, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो एक ही पर्सन को मिलेगा. सिंगल इसमें टैक्सेशन होता है, यानी कि एक ही बार टैक्स को पे करना होता है. एक बेनिफिट ये है कि अगर आपको इस टाइप का बिजनेस सेटअप करना है तो वहां पे आपको कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगी. ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट जो होगी वो वहां पे कम लगेगी. और क्या हो सकते हैं इसके बेनिफिट्स? कि जो पर्सन है वो डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले सकता है. लेकिन कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. और पहला डिसएडवांटेजेस आता है लाइबिलिटी का. ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. यानी कि लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं. जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसने बैंक से लोन लिया. अब सपोज लॉस में चला गया वो बिजनेस, तो कैसे करेगा वो पर्सन रीपे? तो सारी जिम्मेदारी एक ही पर्सन पे है. उसको अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं लोन चुकाने के लिए. तो जिम्मेदारियां बहुत है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. और दूसरी चीज कि यहाँ पे इस टाइप के बिजनेसेस में एम्प्लॉयज को जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत अच्छा नहीं मिल पाता, लॉन्ग टर्म नहीं मिल पाता. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ एक बार्बर शॉप की, तो बार्बर शॉप के ओनर ने सपोज 3 लोगों को रखा एज एन एम्प्लॉय. अब उन तीनों को हो सकता है 4 महीने बाद बार्बर शॉप ही भगा दे, शॉप का ओनर है वही भगा दे, या फिर वो लोग खुद ही चले जाएं छोड़ के. तो ये एक लॉन्ग टर्म में अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है एम्प्लॉयज को. और तीसरी चीज, अगर सपोज करिए कि प्रोप्राइटर ही मर गया, उसकी डेथ हो गई किसी वजह से, तो बिजनेस ही नहीं चल पाएगा. तो कॉन्टिन्यूटी भी इसमें लैक होती है. तो ये है इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. उसके बाद आता है कि पार्टनरशिप क्या होता है. पार्टनरशिप में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोग अपने एसेट्स, अपने जिम्मेदारियां, अपने प्रॉफिट्स, अपनी प्रॉपर्टी, अपना लेबर, ये सब कुछ शेयर करते हैं. जब दो या दो से ज्यादा लोग अपने बिजनेस में, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप. क्यों शेयर करते हैं? जिससे उनको प्रॉफिट ज्यादा हो. अब पार्टनरशिप के होने के क्या क्या फायदे हैं? पहली चीज कि सपोज अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर आपको कोई डिसीजन लेना है, तो दो लोग हैं तो दो लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हैं, आइडियाज दे सकते हैं. तो वहां पर पार्टनरशिप हेल्प करेगी. ठीक है, एक सही डिसीजन लेने में, प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन निकालने में पार्टनरशिप हेल्प करेगी. और यहाँ पे भी सिंगल टैक्सेशन होता है, यानी कि एक ही बार टैक्स को पे करना होता है. पार्टनरशिप के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें कि सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं पार्टनरशिप जिन लोगों के बीच में है उनके लिए. इसकी डिसएडवांटेज क्या है? कि अगर पार्टनरशिप को ट्रांसफर करना हो तो वहां पे डिफिकल्टी आती है. या फिर पार्टनरशिप को ट्रांसफर करना हो, या फिर सपोज करिए कि एक पार्टनर मर गया, सपोज उसकी डेथ हो गई, तो वहां पर क्या होगा कि जो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा का पूरा ही डिसॉल्व हो जाएगा. तो ये इसकी डिसएडवांटेज आती है. फिर आता है आपका कॉरपोरेशन. कॉरपोरेशन यानी कि कॉरपोरेट बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एंटिटी जो है वो बाय लॉज बनाई जाती है. ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो लॉज के थ्रू बनाई जाती है. इसमें स्टॉक होल्डर्स होते हैं, जो जिनके पास कुछ शेयर्स होते हैं, कुछ हिस्सेदारी होती है कंपनी की. तो ये होता है कॉरपोरेशन. कॉरपोरेशन के क्या बेनिफिट्स हैं? पहली चीज की लिमिटेड लाइबिलिटी. यहाँ पे पहला बेनिफिट ये आता है, लिमिटेड लाइबिलिटी. यानी कि जिम्मेदारियां जो है वो सिर्फ एक ही पर्सन पर नहीं है सारी. जैसे कि मैंने ₹100 का शेयर खरीदा, ठीक है, और अगर कंपनी सपोज लॉस में जाती है तो मेरे को कंपनी को सिर्फ इतना ही पे करना पड़ेगा.
ठीक है, मुझे सिर्फ इतना ही पे करना पड़ेगा जितना मेरा शेयर का अमाउंट है। तो लिमिटेड जिम्मेदारी है, एक ही मेंबर पे सारी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफरेबल होती है। ठीक है, तो ये हुए कुछ बेनिफिट्स कॉरपोरेशन के। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन, दो बार टैक्स को पे करना पड़ता है। इन दोनों में सिंगल टैक्सेशन था, यहाँ पे डबल डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम आती है, यानी कि दो बार टैक्स पे करना पड़ता है। एक तो कंपनी का जो पूरा इनकम है, जो प्रॉफिट है, उसमें से टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो पर्सनल इनकम है उससे भी टैक्स को पे करना पड़ेगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये आता है सीक्रेट्स, यानी कि सीक्रेट्स को रखना इन कॉर्पोरेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कंपनी को अपना जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो शो करना पड़ता है पब्लिकली। तो ये हुए तीन टाइप ऑफ बिजनेस ओनरशिप, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप्स एंड कॉर्पोरेशन, विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बढ़ते हैं आगे। द कंपनीज एक्ट 2013, सबसे पहले कंपनीज एक्ट आया था 1956 में। फिर इसमें कुछ चेंजेस करे गए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, तब आया कंपनीज एक्ट 2013। इसके कुछ मेजर हाइलाइट्स हैं, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं। तो ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो हो सकते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में, वो अप टू 100 हो सकते हैं। जो आपका कंपनीज एक्ट 1956 वाला था वो कहता था कि सिर्फ 50 ही हो सकते हैं, लेकिन अब उसका नंबर बढ़ा के 200 कर दिया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी, यानी कि कोई एक पर्सन भी कंपनी चला सकता है, इसका कॉन्सेप्ट भी लाया गया अंडर दिस एक्ट। कंपनी लॉ, एपेलेट ट्राइब्यूनल एंड कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। हमने ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ा था प्रीवियस यूनिट्स में, कि ट्राइब्यूनल क्या होते हैं, कैसी जुडिशियल बॉडी होती है जिसमें जुडिशियल एक्सपर्ट होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, और एक फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो मेंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर मुझे एनवायरमेंट के लिए ट्राइब्यूनल बनाना है तो उसमें जुडिशियल मेंबर्स होंगे और एनवायरमेंटलिस्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, कंपनी लॉज के लिए अलग से ट्राइब्यूनल्स को बना दिया गया। क्या क्या फीचर्स हैं कंपनी एक्ट के 2013, वो देखते हैं। डेमोक्रेसी ऑफ शेयर होल्डर्स एंड सुप्रीमेसी ऑफ शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होती है तो वहां पर शेयर होल्डर्स का क्या लगेगा, अप्रूवल लगेगा। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी और सुप्रीमेसी दी गई शेयर होल्डर्स को। स्ट्रेंथनिंग वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशंस थ्रू बोर्ड रूम। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि फीमेल डायरेक्टर का होना भी जरूरी है। किसका, वन मिनिमम, कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर का होना जरूरी है इन द बोर्ड रूम। तो फीमेल कंट्रीब्यूशन को भी यहाँ पे स्ट्रेंथन किया गया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि कंपनी को एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एक इनिशिएटिव पे काम करना पड़ेगा, जो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि पॉल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, या कोई चैरिटी वर्क। तो किसी ना किसी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वर्क करना पड़ेगा कंपनी को। फिर आता है नेशनल लॉ, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को बनाया गया। क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि सपोज कोई फॉरेन कंपनी है और कोई इंडियन कंपनी है, तो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन चाहती है इंडियन कंपनी के साथ मर्ज होना, तो उसके क्या प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है, किस तरीके से उनको अप्रूवल मिलेगा। तो जब RBI उनको अप्रूव कर देगा तभी दो कंपनीज इस तरीके से मर्ज हो सकती है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो पहले क्या, पहले कितने थे, 50 थे इन 1956 कंपनीज एक्ट, अब कितने हो गए, 200 हो गया उनका नंबर इंक्रीज होके। और देखते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं हमारे कंपनीज एक्ट के। लिमिट ऑन मैक्सिमम पार्टनर्स, तो यहाँ पे लिमिट कितनी सेट करी गई, 100 लोगों की एज अ लिमिट सेट करी गई यहाँ पर। लेकिन अगर आपके सपोज एसोसिएशन में या पार्टनरशिप में सपोज CA हैं या लॉयर्स हैं, ठीक है, या फिर कंपनी के सेक्रेटरीज हैं, तो इनके लिए कुछ अलग नंबर्स हैं, इनके कुछ अलग लॉज हैं। तो वैसे तो 100 ही होना चाहिए, लेकिन अगर ये सारे लोग भी हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एसोसिएशन में, तो उनके नंबर्स जो हैं वो फिर वेरी कर जाएंगे। वन पर्सन कंपनी, यानी कि एक पर्सन भी कंपनी खोल सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता था कि 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती थी अगर आप पब्लिक कंपनी खोल रहे हो, और 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती थी अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी खोलते हो। तो एक इंसान तो नहीं खोल सकता कंपनी, मैं सोचू मेरे को कंपनी खोलनी है, मैं नहीं खोल सकती थी पहले, लेकिन अब 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग एक पर्सन भी कंपनी को खोल सकता है। एंट्रेंचमेंट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी लाया गया, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ये इंटरनल किस तरीके से मैनेजमेंट होगा किसी भी कंपनी का,
ठीक है, क्या उसके रूल्स होंगे, क्या उसके रेगुलेशंस होंगे, उस चीज को भी लाया गया अंडर दिस एक्ट। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन हो सकता है। हम स्टोर करके भी रख सकते हैं सारी डिटेल्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, हर चीज पेपर में करने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये क्या कहता है कि जो वन थर्ड पार्ट है कंपनी का, उसमें इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल डायरेक्टर्स होने चाहिए। सर्विंग नोटिस फॉर बोर्ड मीटिंग, अगर बोर्ड की कोई भी मीटिंग करवानी है तो 7 दिन पहले बताना पड़ेगा कि मीटिंग कंडक्ट करवानी है और सबको नोटिस भेजना पड़ेगा। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर डिफाइंड, यहाँ पे डायरेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या होनी चाहिए, उनके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ये सब भी इस एक्ट के अंडर मेंशन्ड है। काफी इंपॉर्टेंट है एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो मेक अ नोट ऑफ इट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, और अभी हम आगे देखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं, इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। सो गाइस प्रॉपरली आप लोग सुनना कि क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है ये कंपनी का, कंपनी के क्या पावर्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही लिखा होता है। क्या स्कोप है कंपनी का, ये सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होता है। देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स हैं आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। तो पहला आता है नेम क्लॉज, नाम से ही पता चल रहा है नेम क्लॉज का क्या मतलब होगा कि कंपनी का नेम होगा इसमें मेंशन। ठीक है, अगर आपकी कंपनी है सपोज पब्लिक, तो उस कंपनी का नेम लिमिटेड से एंड होगा। अगर कंपनी है आपकी प्राइवेट, तो प्राइवेट लिमिटेड से एंड होगा। ठीक है, ये इसमें मेंशन था नेम क्लॉज में। और क्या था कि आपका जो कंपनी का नेम है वो किसी दूसरी कंपनी के नेम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी मिलता जुलता ना हो आपकी कंपनी का नेम। तो ये था नेम क्लॉज में। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या कहता है कि आपकी कंपनी का एक रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, जहां पर सारे लीगल नोटिसेस कम्युनिकेशंस करे जाएंगे, तो वो एक आता है रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है आपके कंपनी का, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आना चाहिए। फिर आता है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में क्या ऑब्जेक्टिव है आपके कंपनी का वो मेंशन होगा। आपकी कंपनी का ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिसी के अगेंस्ट हो, जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है या फिर अनटचेबिलिटी को एनकरेज कर रहा है। तो इस तरीके का कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कंपनी का। फिर आता है लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, जिम्मेदारी। अभी हमने देखा कि लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। अब ये दो तरीके से हो सकती है, या तो शेयर्स के फॉर्म में हो सकती है जिम्मेदारी, या किसी पर्सन ने गारंटी दे दी है। ठीक है, या फिर कंपनी कैसी हो सकती है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। तो अगर है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस पर्सन का जितने का शेयर्स है सिर्फ उसकी उतनी ही जिम्मेदारी होगी। सपोज मैंने 100 रुपीज का एक शेयर खरीदा कंपनी से, और कंपनी सपोज लॉस में चली गई, तो मुझे सिर्फ इतने ही पे करने पड़ेंगे। या फिर सपोज मेरे 100 रुपीज का शेयर था, मैंने 80 रुपीज पे कर दिए, अब बचे मेरे 20 रुपीज। तो अगर कंपनी लॉस में चली जाती है तो सिर्फ मुझे इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा, मेरे सिर्फ इतने रुपीस की ही जिम्मेदारी है, इतनी ही लाइबिलिटी है। गारंटी में क्या है कि सपोज किसी पर्सन ने कहा कि अगर ये कंपनी डूबती है तो मैं 20,000 पे करूंगा, तो इतना ही उसको पे करना पड़ेगा। अनलिमिटेड में क्या है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर्स के पास। ठीक है, अनलिमिटेड जिम्मेदारी है। ठीक है, ना शेयर्स है ना गारंटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो इसमें क्या होगा कि अगर कंपनी लॉस में जाती है तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है, कंपनी का लोन वगैरह चुकाने के लिए, लॉस को फुलफिल करने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है। तो इस तरीके से है लाइबिलिटी क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या होता है कि कितना कैपिटल है आपके कंपनी का, जिसके जिससे वो रजिस्टर करी गई है कंपनी, उसका टोटल कैपिटल भी आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देना होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी कंपनी का जो कैपिटल है वो 100 करोड़ का है, तो मैंने एक लिमिट सेट कर दी, मैंने एक लिमिट बता दी कि इससे ज्यादा का नहीं होगा, मैं 75 करोड़ चलेगा, 50 करोड़ चलेगा, बट उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। फिर आता है एसोसिएशन क्लॉज, ये आपका लास्ट क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और सबसे एंड में
लिखा जाता है, एंड में रखा गया सबसे से। इसमें क्या होता है कि जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं कंपनी के, अब ये कौन होते हैं, जो कंपनी बनाते हैं, सीधी सी बात। तो ये क्या करते हैं, ये एक डेक्लेरेशन देते हैं कि हम कंपनी को बनाने में इच्छुक हैं, वी आर डिजायरस टू मेक दिस कंपनी। तो इस तरीके की ये डेक्लेरेशन देते हैं। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो 7 लोगों के द्वारा, नहीं, प्राइवेट है तो 2 लोग सिग्नेचर्स करेंगे, अगर पब्लिक है तो 7 लोगों के द्वारा ये आपका जो एसोसिएशन क्लॉज है इस पर सिग्नेचर्स होंगे। तो ये है कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। इट इज एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, इसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज इंटरनल अफेयर, यानी कि इंटरनल मैनेजमेंट कैसे करना है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको एओए में दिए होते हैं। पावर्स, ड्यूटीज, राइट्स क्या है मैनेजर्स के, ऑफिसर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, ये सब कुछ एओए में मेंशन्ड होता है। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, देखो 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, कौन कौन से, प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर। इसके बारे में भी अभी हम आगे देखेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंस होता है इनमें। तो 2 टाइप के शेयर्स होते हैं। तो इन सारी डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आपके एओए में मेंशन्ड होती हैं। क्या राइट्स हैं शेयर होल्डर्स के, किस तरीके से उनको शेयर्स अलॉट होंगे, क्या प्रोसीजर होगा। जैसे सपोज करिए कि मेरे को चाहिए 40 लाख रुपीस अपनी कंपनी के लिए, और मैंने क्या करा कि ₹10 के हिसाब से 4 लाख शेयर्स इशू कर दिए। तो इनको लेने का, इनको अलॉट करने का क्या प्रोसीजर होगा इन शेयर्स को, वो सब कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होता है। किस तरीके से शेयर का सर्टिफिकेट इशू होगा, किस तरीके से शेयर्स ट्रांसफर होंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन। शेयर्स का अमाउंट पे करने के लिए क्या होता है कि कॉल्स करी जाती हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। अब कैंसिलेशन कब होता है शेयर का, जैसे सपोज 100 रुपीज का शेयर था और मैंने ये पे नहीं किए, तो उस केस में क्या होगा कि फॉरफिट कर दिया जाएगा, शेयर को कैंसिल कर दिया जाएगा। मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करवानी है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, रिटर्न, यानी कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट किया तो उसके हिसाब से कुछ रिटर्न दिया जाता है ना, उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। तो इसका क्या प्रोसीजर होगा, डायरेक्टर के क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिम्यूनरेशन है। रिम्यूनरेशन वर्ड ये भी काफी बार आएगा आगे। तो इसका मतलब सिंपल सा होता है पेमेंट, ठीक है, पेमेंट, या फिर हम सैलरी बोल सकते हैं, इसे बोनस भी कह सकते हैं। तो ये सब कुछ भी मेंशन्ड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। किस तरीके से कंपनी वाइंड अप होगी, वाइंड अप का मतलब कंपनी जब बंद होती है तो क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो होंगे। कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है इंस्पेक्ट करना, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना, कंपनी की डिटेल्स इंस्पेक्ट करना, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो सब भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होता है। सील ऑफ द कंपनी, सील ऑफ कंपनी का क्या मतलब होता है, काइंड ऑफ स्टैम्प यू कैन से, जिसपे कंपनी का नेम होता है, कंपनी लीगली अप्रूव्ड है, वो सब कुछ मेंशन होता है कंपनी के बारे में उस स्टैम्प पे। तो ये सारी चीजें, ये कंटेंट्स हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए में क्या क्या डिफरेंसेस थे, तो एक बार देख लेते हैं। इट इज द चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। पहली चीज की ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, काइंड ऑफ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट यू कैन से, कंपनी का। तो ये हुआ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट एक कंपनी का। इसमें ऑब्जेक्ट्स, पावर्स क्या हैं कंपनी के, वो सब डिफाइंड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इट रेफर्स टू द बाय लॉस। अब बाय लॉस क्या होते हैं कंपनी के, ऐसे लॉस जो किसी पर्टिकुलर एरिया पर ही लगते हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एरिया पर ही लगे उन्हें बोलते हैं हम बाय लॉस। किस चीज के लिए होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट के। जो भी इंटरनल मैनेजमेंट होगा उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सब कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड होता है, ठीक है। दूसरा, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पहले लिखा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है पहले, उसके बाद आता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये क्या है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, और ये कैसा है, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे क्या होता है, इट सुपरसीड्स द आर्टिकल। इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी हुई हैं, उसके अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं लिख सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी चीजें होंगी वो इसके अंदर ही अंदर आनी चाहिए। अगर आप एमओए में कोई चीज मेंशन कर रहे हो और उससे बाहर कुछ एओए में लिख रहे हो, तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। फिर क्या कहता है कि अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हो जो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर है, उसके स्कोप से बाहर है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर, उसके स्कोप से बाहर कुछ भी करते हो, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है बाय द शेयर होल्डर्स। अगर आपको एमओए में कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे चेंजेस करना मुश्किल होता है, एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो होता है टू मेक द ऑल्टरेशन इन एमओए। लेकिन यहाँ पे आप इजीली चेंजेस कर सकते हो। एमओए को फाइल करना इंपॉर्टेंट होता है, कंपलसरी होता है एमओए को फाइल करना। लेकिन यहाँ पे एओए को फाइल करना कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 में एक टेबल गिवन है, टेबल एफ, जहां पे एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिए हुए हैं, कुछ कॉमन जो हर कंपनी को फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ से भी लिए जा सकते हैं एओए। तो यहाँ पे हर कंपनी के लिए एओए को मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेमोरेंडम मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। ये आउटसाइडर्स के रिलेशनशिप पे वर्क करता है कि क्या रिलेशनशिप्स होंगे कंपनी के विद द आउटसाइडर्स, और ये इंटरनल रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। तो ये है गाइस डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेक अ नोट ऑफ इट बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इनविटेशन दे रहा हो, जो लोगों को इनविटेशन दे रहा हो कि आप हमारी कंपनी में आओ और इन्वेस्ट करो, इस टाइप का हर एक डॉक्यूमेंट कहलाता है प्रोस्पेक्टस। जैसे कि सपोज करिए कि एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी नाम से सपोज एक कंपनी है, ठीक है, इसके कुछ है शेयर्स, ठीक है, और ये चाहती है कि इसने कुछ शेयर्स इशू करे, और ये चाहती है कि लोग आए और इन्वेस्ट करें। तो ये क्या करेगी, कंपनी कंपनी एक प्रोस्पेक्टस बना लेगी, एक डॉक्यूमेंट बना लेगी। कैसा डॉक्यूमेंट? प्रोस्पेक्टस, जो कि इनविटेशन भेजेगा सभी लोगों को, ठीक है, पब्लिक को, कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो इससे क्या होगा कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उन्हें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये होता है आपका प्रोस्पेक्टस। क्या क्या कंटेंट्स होते हैं प्रोस्पेक्टस में? नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपकी कंपनी है, कंपनी के एक रजिस्टर्ड एड्रेस होता है ना, तो उसका क्या नेम एड्रेस है वो होगा प्रोस्पेक्टस में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि सपोज अगर मैंने कहा कि मेरे पास 50,000 शेयर्स हैं, तो उसमें से कम 90% शेयर्स जो हैं, उसके लिए मेरे पास एप्लीकेशन आनी चाहिए, यानी कि 45,000। तो सबके लिए 90% का आना इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि 90% एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। तो इस इसकी डिटेल्स भी होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का, डायरेक्टर्स के क्या क्लासिफिकेशन है, सॉरी क्वालिफिकेशंस हैं, उनका रिन्यूमरेशन यानी कि पेमेंट क्या है, नंबर्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स क्या है, कितने शेयर्स के नंबर्स हैं, क्या उनके क्लासेस है, दो टाइप के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस एंड इक्विटी, तो उनकी डिटेलिंग, कंपनी का क्या मैनेजमेंट है, क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रही कंपनी की, क्या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स रहे, ये सब मेंशन होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में। और स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन यानी कि लीगल इंफॉर्मेशन, कंपनी के सारे लीगल इंफॉर्मेशन भी मेंशन होने चाहिए प्रोस्पेक्टस में। तो ये होता है प्रोस्पेक्टर और उसके कंटेंट्स के बारे में। शेयर क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये पर्सन है एक्स, इसने कंपनी खोली, एबीसी कंपनी, और इस पर्सन को जरूरत है 40 लाख रुपीस की अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो इसने क्या करा, इसने ₹10 के हिसाब से 4 लाख शेयर्स को इशू कर दिया, ठीक है। तो इसी चीज को बोला जाता है शेयर, यानी कि टोटल कैपिटल जो है कंपनी का, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना
और उन छोटे यूनिट्स को ही कहा जाता है शेयर्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी लोग 4 लाख शेयर्स है तो 4 लाख लोग जो है वो 10-10 रुपीज के शेयर्स कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें, तो उनको हिस्सेदारी मिल जाएगी इसमें। तो ये जो छोटा सा यूनिट है कंप्लीट कैपिटल का, उसको बोलते हैं हम शेयर्स। दो टाइप के शेयर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी देखते हैं आगे कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। नॉमिनल वैल्यू इज लोअर। देखो नॉमिनल वैल्यू का क्या मतलब होता है। सपोज कि मेरा एक शेयर जो था वो 100 रुपीज का था और मैंने उसको सेल आउट किया 150 रुपीज में। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है 100, यानी कि आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है एक शेयर का, उसको बोलते हैं हम नॉमिनल वैल्यू। और ये जो है 150 में सेल किया, इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो इक्विटी शेयर्स में जो नॉमिनल वैल्यू है वो कम होती है और प्रेफरेंस शेयर में नॉमिनल वैल्यू हाई होती है। डिविडेंड वेरीज अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। डिविडेंड का क्या मतलब होता है, रिटर्न। तो कंपनी जितना प्रॉफिट करती है उसके अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जिन लोगों के पास इक्विटी शेयर होता है उनको प्रॉफिट दिया जाता है उनको रिटर्न अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट दिया जाता है, कोई इनका फिक्स नहीं होता। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, अगर इस पर्सन के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न दिया जाएगा। यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी जाती इक्विटी शेयर्स को, पहले जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है डिविडेंड, फिर इनको पे किया जाता है। तो प्रायोरिटी इन्हें दी जाती है, इनको नहीं दी जाती। वाइडर वोटिंग सिस्टम। यहाँ पे वोटिंग सिस्टम में इक्विटी शेयर्स जो है वो इन पर प्रेफरेंस आ जाती है। वोटिंग राइट्स जो हैं वो इक्विटी शेयर्स को दी जाती है। सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना हो तो उसमें इक्विटी शेयर्स वोट करते हैं, इनको वोटिंग राइट कम ही दिए जाते हैं। पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, इनके पास नहीं होता। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स जो है दे आर रेडी टू टेक रिस्क एंड टू गेट ग्रेटर डिविडेंड, ग्रेटर रिटर्न। तो ये लोग रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फिक्स्ड ही इनको क्या दिया जाएगा, रिटर्न दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कम ज्यादा हो सकता है रिटर्न, डिपेंड करता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है। तो यहाँ पे एक स्टीडी इनकम जनरेट होगी, एक फिक्स्ड इनकम जनरेट होती है इसमें। तो ये है कुछ डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। डायरेक्टर्स कौन होते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो डायरेक्टर की पोस्ट पे हो उसे बोल देते हैं डायरेक्ट। जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें ये मेंशन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, कितने नंबर्स होने चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए फॉर द पब्लिक कंपनी एंड 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए फॉर द प्राइवेट कंपनी। अब कैसे कैसे पोजीशन हो सकते हैं डायरेक्टर के, एज अ ट्रस्टी हो सकता है वो, एज अ एजेंट हो सकता है, या फिर एज अ पार्टनर हो सकता है। तो इन तीनों पोजीशंस पर एक डायरेक्टर जो है वो हो सकता है। पावर्स क्या है डायरेक्टर के, इशू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स यानी कि शेयर्स को इशू करना, मनी बोरो करना, फंड्स को इन्वेस्ट करना, लोन्स लेना। तो ये सारी पावर्स होती है डायरेक्टर के पास। क्या राइट्स हैं डायरेक्टर के, टू टेक पार्ट इन मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो बोर्ड्स की मीटिंग होती है उनमें पार्टिसिपेट करना। राइट ऑफ रिम्यूनरेशन है इनके पास। कंपेंसेशन इन केस ऑफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, अगर पहले छोड़कर चले जाते हैं सर्विसेज डायरेक्टर्स तो उस केस में उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा। तो ये क्या है, राइट्स हैं डायरेक्टर्स के। देखते हैं ड्यूटीज क्या है। ड्यूटी फॉर गुड फेथ। तो ड्यूटी फॉर गुड फेथ का मतलब है कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो कंपनी के गुड फेथ के लिए काम करेंगे, यानी कि कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए वर्क करेंगे। दूसरा है एक्सरसाइज रीजनेबल केयर। अब जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर जो है वो कंपनी के प्रॉपर्टी का भी ख्याल रखेंगे। कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी के एसेट्स हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, इनसाइडर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, उन सब की केयर करनी है डायरेक्टर्स को। मीटिंग्स को अटेंड करना है। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, यानी कि यहाँ पे अपना काम किसी और को नहीं देंगे डायरेक्टर्स। अगर उन्हें कोई मीटिंग अटेंड करनी है तो वो किसी दूसरे पर्सन को अपने बिहाफ पर नहीं भेजेंगे। तो ये है डायरेक्टर्स के बारे में। काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग। तो हमारी जो कंपनी होती है
उसमें टाइम टू टाइम कुछ मीटिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे कुछ काइंड्स है मीटिंग के। जनरल मीटिंग की 3 तरीके की हो सकती है। पहला है आपका स्टेचुटरी मीटिंग, फिर आपका एनुअल जनरल मीटिंग, और फिर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो जो आपकी स्टेचुटरी मीटिंग होती है, ये क्या होती है कि जो पहली मीटिंग होती है किसी भी कंपनी की, उसको बोलते हैं हम स्टेचुटरी जनरल मीटिंग। जो शेयर होल्डर्स की पहली मीटिंग होती है उसको कहते हैं स्टेचुटरी जनरल मीटिंग। इसमें क्या होता है कि 21 डेज प्रायर, 21 दिन पहले नोटिस भेजना होता है सभी शेयर होल्डर्स को कि एक मीटिंग हो रही है। और मीटिंग कराई क्यों जाती है? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में बताने के लिए कि शेयर किस तरीके से अलॉट करी किए जाएंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेलिंग है, ये सब बताने के लिए मीटिंग को किया जाता है। और 21 डेज पहले आपको नोटिस देना होता है। इसमें एक चीज और, कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको एक स्टेचुटरी रिपोर्ट बनानी होती है, जो कम से कम 2 डायरेक्टर्स के द्वारा सर्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है स्टेचुटरी जनरल मीटिंग के बारे में। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है कि एक ऐसी मीटिंग शेयर होल्डर्स की जो हर साल होती है। ठीक है, हर साल इस मीटिंग को कराया जाता है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, किस लिए होती है कि मीटिंग, इस मीटिंग में ये डिस्कस किया जाता है कि हमारी जो कंपनी है उसने पूरे साल में एनुअली क्या प्रोग्रेस की, क्या प्रॉफिट्स रहे, क्या लॉसेस रहे, ये सब कुछ इस मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। जो आपकी पहली एनुअल जनरल मीटिंग है वो 18 मंथ के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। जैसे कि अगर कोई नई कंपनी खुली है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो 18 मंथ्स के अंदर अंदर उसको अपनी पहली एनुअल जनरल मीटिंग करा देनी चाहिए। फिर आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये मीटिंग तब कराई जाती है जब कोई अर्जेंट डिसीजन लेना हो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना हो अर्जेंसी में, तब इस मीटिंग को कराया जाता है। जैसे कि अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज कराना हो, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंजेस करने हो, तब इस टाइप की मीटिंग्स को कंडक्ट कराया जाता है। प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ सर्विसेज देती है बाकी के गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स को या लोगों को। किसके थ्रू? आईसीटी के थ्रू, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो क्या इसमें रोल होता है इंजीनियर्स का? इंजीनियर्स क्या रोल प्ले करते हैं इसमें? तो पहला आता है फॉर्म सिंप्लीफिकेशन एंड फील्ड रिडक्शन। यानी कि जो भी, सपोज कोई वेबसाइट है गवर्नमेंट की, तो उस पे जो फॉर्म्स हो वो सिंपल हो एकदम फॉर्म्स। ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो वेबसाइट की, यूजर समझ ही नहीं पा रहा, लोग समझ ही नहीं पा रहे। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए फॉर्म। फील्ड रिडक्शन, उसमें सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही की डालने की ही कुछ ऑप्शन हो, ऐसा नहीं हो कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी मांगी जा रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ट्रैकिंग, ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल हो, उनको ट्रैक कर सके यूजर। ऑनलाइन रेपोजिटरीज, ऑनलाइन जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि सपोज आधार कार्ड हो गया, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पर्सन ऑनलाइन सबमिट कर सके। इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म्स, जो भी सर्विसेज है, प्लेटफॉर्म्स है, उनको इंटीग्रेट करना। जैसे कि आपका पेमेंट गेटवे है, ठीक है, तो पेमेंट गेटवे जो होता है वो मोस्टली वेबसाइट्स में अवेलेबल होता है। तो किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करना है, कैसे कनेक्टिविटी बनानी है, कैसे अलग अलग सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करना है, तो ये भी, इस चीज में भी इंजीनियर्स का अच्छा रोल होता है। सिक्योरिटी, यानी कि अगर आप यूजर को एक सिक्योरिटी देना कि यूजर अगर अपना लॉग इन कर रहा है तो वो सिर्फ वही कर पाए, कोई और उसका लॉग इन ना कर पाए। एंड एक्सेसिबिलिटी डेटाबेसेस एंड इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और डेटाबेस को मेंटेन करना, सारा का सारा डेटा डेटाबेस में मेंटेन करना इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे पहले पेपर वर्क होता था, तो उस चीज की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को रख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होता है इंजीनियर्स का रोल इन ई गवर्नेंस। उसके बाद आता है व्हाट इज द रोल ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स इन जुडिशरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईटी प्रोफेशनल्स का जुडिशरी में क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा। देखो, अगर हम अपनी जुडिशरी की बात करें तो क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा है, और जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कोर्ट्स कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल्स का क्या रोल रहा इस सिस्टम को इम्प्रूव करने में? तो पहली चीज,
कि with the help of IT professional, enormous problems being solved by judiciary due to arrears, backlogs, delays can be solved by introduction of automation in judiciary as e-courts. तो ऑटोमेशन लाया गया जुडिशरी में भी ई कोर्ट्स के नाम से। केस मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, डॉकेट मैनेजमेंट की मतलब क्या होता है कि जो केसेस के लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आपके केसेस हैं, उनका कैसे मैनेजमेंट करना है, ठीक है, उनको कैसे स्टोर करना है, वो सब मैनेज किया गया थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि जैसे इस पर्टिकुलर कैटेगरी के केसेस यहाँ पे स्टोर हो जाए, हमें खुद से ना करना पड़े उनको सॉर्ट आउट, तो वो सब कुछ इसके अंडर आएगा। जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है एनआईसी, उसने कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट किया सुप्रीम कोर्ट में इन 1990s। मई 2020 में ई फाइलिंग का सिस्टम लाया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड रेफरेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया सुप्रीम कोर्ट्स में। और अब जो है आईटी प्रोफेशनल कैन परफॉर्म द रोल इन जुडिशरी टू इम्प्रूव केस लिस्टिंग सिस्टम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके थ्रू हियरिंग करी जाती है। ऐसा नहीं कि आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, एविडेंसेस आप डिजिटल फॉर्म में दिखा सकते हैं। साइबर फॉरेंसिक साइंस, मेंटेन डिजिटल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है कि चीजों को डिजिटलाइज कर दिया गया है। हर चीज पेपर वर्क में हो रहा था, वो चीज नहीं हो रही है अब। हर चीज फिजिकली जाके हो रही थी कोर्ट में, वो चीज नहीं हो रही अब। तो एआई बेस्ड चीजें बनाई गई, ई फाइलिंग लाया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल फॉर्म में एविडेंसेस का सबमिशन। तो इस तरीके से आईटी प्रोफेशनल्स रोल प्ले कर रहे हैं जुडिशरी में और इस सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, मेक अ नोट ऑफ इट। सो गाइज, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 5 कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।